नमस्ते एंड वेलकम टू कोवी टॉक्स, एक पहल अनामय हेल्थ अवेयरनेस की ओर से। मैं आपका होस्ट आलेख। कोवी टॉक्स के सेकेंड एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर नितिन गर्ग सर। सर आज न्यूरो सर्जरी और कोविड से जुड़े कई सवालों के उत्तर देंगे। डॉक्टर नितिन गर्ग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोवी टॉक्स पर। नमस्कार। नमस्कार सर। पहला सवाल जो कि बहुत पूछा जा रहा है कि इस कोविड वेव में न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? यस, ये हम लोग डेली फेस कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में भी। और ये जो सेकेंड वेव आई है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव है जी और बहुत स्टीप वेव है। सो देखिए, इसमें हम लोग जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं, अभी तो हम लोग जो रूटीन सर्जरीज़ हैं जी तो उसको हमने पेशेंट्स को सजेस्ट किया है कि अभी उसे पोस्टपोन किया जाए। जी रूटीन सर्जरीज़ का मतलब जैसे कि स्पाइन में सर्जरीज़ हैं जिनको स्लिप डिस्क है जी या जिनके नसों में दर्द है क्योंकि नस में दबाव है, जी तो ये एक प्रकार से रूटीन सर्जरी आती है। जी सिमिलरली ब्रेन की बात करें हम, तो अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है जिसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम जी साइज़ का है या छोटा साइज़ का है, जिन पेशेंट्स को हेडेक या वॉमिटिंग नहीं है, जिसको हम प्रेशर इफ़ेक्ट्स कहते हैं, जी तो जी अगर प्रेशर इफ़ेक्ट्स नहीं है, ट्यूमर मॉडरेट साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम जी उसको रूटीन सर्जरी में मानते हैं और उसको हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं या डेफ़र कर रहे हैं या फिलहाल हम उसको नहीं कर रहे हैं। जी उसका मेन कारण ये है कि सर्जरी, देखिए सर्जरी सिर्फ सर्जरी ही नहीं होती है, सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी केयर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और साथ ही पेशेंट के साथ उनके रिलेटिव्स भी अस्पताल में उन्हें रहना होता है या आना-जाना होता है। जी सो एक तरह से पेशेंट के साथ-साथ उनके रिलेटिव्स का भी एक्सपोज़र बढ़ जाता है और राइट। हॉस्पिटल एक हाई रिस्क एरिया होता है जहाँ पे हर प्रकार के पेशेंट्स आते हैं। जी सो इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं और पेशेंट्स को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइप की सर्जरीज़ में 15 दिन, 1 महीना आगे होने से या लेट होने से कोई दिक्कत नहीं होती है। जी दूसरा चीज़ बताना चाहूँगा, किस केस में इमरजेंसी है। तो कोई भी इमरजेंसी अगर न्यूरो सर्जरी इलनेस है, तो फिर हम उसे लेट नहीं कर रहे हैं, हम तुरंत उसकी सर्जरी के लिए पेशेंट्स को रिलेटिव्स को बताते हैं। जी इमरजेंसी सर्जरीज़ में आता है एक्सीडेंट्स या ब्रेन हेमरेज, जो कि जी एक प्रकार से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है अगर उसको क्लॉट को नहीं निकालें। इसी तरह स्पाइन में भी अगर कोई बड़ा ट्यूमर है ब्रेन में जिसमें कि प्रेशर इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है या पेशेंट बेहोशी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर हम इसमें डिले नहीं कर रहे हैं। और राइट। स्पाइन में भी देखा जाए तो जैसे स्लिप डिस्क है, जिसमें कि नसों में दबाव इतना ज़्यादा है कि पेशेंट को पैरालिसिस डेवलप हो रहा है, तो उस ओह। केस में फिर हम लोग सर्जरी डेफर या आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सो ये 2 ग्रुप ऑफ सर्जरीज़ हैं जिसमें हम डिसीजन लेते हैं और अभी हम फिलहाल इस हिसाब से प्रोसीड कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ सर्जरीज को डिले नहीं किया जा सकता, तो अगला राइट, सवाल से रिलेटेड है कि क्या इस कोविड वेव में न्यूरो सर्जरी करना सेफ है, दोनों डॉक्टर के राइट, पॉइंट ऑफ व्यू से राइट, और राइट, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? राइट। तो देखिए, मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे न्यूरो सर्जरी फैसिलिटीज़ हैं, मोस्टली सब टेस्टिंग करके ही एडमिट कर रहे हैं। अच्छा। पेशेंट्स की टेस्टिंग करके ही कर रहे हैं। जी बट जो हमारा पिछले 15 दिन का एक्सपीरियंस रहा है, वो ये रहा है कि कोविड का जो ये सेकंड वेव इतना ख़राब वेव है कि इसमें फ़िलहाल नॉन इमरजेंसी सर्जरीज़ करना सेफ़ नहीं है। पेशेंट जी के लिए भी, उनके फैमिली के लिए भी और डॉक्टर्स और उनके स्टाफ के लिए भी। नाउ अगर मैं आपको ब्रीफ मतलब ग्रुप्स में बताऊं, तो जी हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स रह चुके हैं जिनकी हमने सर्जरी अराउंड 20-25 दिन पहले करी थी, जबकि वेव इतना स्ट्रांग नहीं था। राइट। में अस्पताल में रहते हुए या घर जब भेजा उनको, घर में कुछ दिनों बाद उनको कोविड हो गया। अब अरे। प्रॉब्लम क्या होता है कि इन पेशेंट्स को फिर हमें एडमिट करने में, हमें कोविड सेंटर में एडमिट करना होता है। राइट। तो वहाँ पे ऑलरेडी क्राइसिस है, वहाँ पे लिमिटेशंस हैं और ऊपर से न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स को अलोंग विद कोविड मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। जी लकीली टच वुड सभी पेशेंट्स में रिकवरी ठीक रही है।
सो एक ये रीज़न है। दूसरा कि कोविड के डिलेड मैनिफेस्टेशन भी आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। ओके ओके। तो कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं हमारे जिनका पीसीआर नेगेटिव था, बट शायद उनको पहले कोविड हो चुका था, जो कि एसिम्प्टोमेटिक थे, और सर्जरी के कुछ समय बाद उनको वो कोविड का डिलेड इफेक्ट हो गया। तो अरे अगेन ये चैलेंजिंग हो जाता है मैनेज करना। सो रूटीन नॉन एसेंशियल सर्जरीज हम लोग स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को कोविड होने के चांसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिकॉज ये जो स्ट्रेन है इस बार सेकेंड वेव, ये बहुत ही इन्फेक्शियस स्ट्रेन है। तो ये पॉइंट हो गया फ्रॉम डॉक्टर्स। रिलेटिव्स देखिए, उनको बार बार आना जाना पड़ता है, चाहे वो भोपाल के हों तो उन्हें अपने शहर से हॉस्पिटल में जाना आना, या अगर वो दूसरे शहर से हों तो उन्हें वहाँ जी रहने की व्यवस्था करना। तो ये सब चीज़ों में, जबकि आजकल हम यही कहते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, हम रिलेटिव्स को भी एक्सपोज कर रहे हैं जहाँ पे कोविड होने की संभावना हो सकती है। एक हमारे भी पेशेंट है एडमिटेड, जी हमारे साथ हैं वो पिछले 10-15 दिन से, और उनके रिलेटिव्स में सारी फैमिली को कोविड हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो विजिट भी नहीं कर पा रहे हैं। सो अगेन इट जी इज़ अ रिस्क टू द रिलेटिव्स ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द डॉक्टर्स एंड स्टाफ, देखिए वी हम लोग तो ऑलरेडी हाई रिस्क एरिया में हैं। सो हमें पेशेंट से तो ऐसा रिस्क नहीं रहता है जो न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स हैं। जी जी बट क्या होता है कि कभी कभार स्टाफ, क्योंकि उनको सारे टाइप के पेशेंट्स मैनेज करना होता है, जी तो स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है, कभी कभार स्टाफ इन्फेक्ट हो जाता है तो स्टाफ की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो पोस्ट ऑप केयर में कहीं ना कहीं कभी कभार हमें बाधाएं आ सकती हैं। सो इन जी। सब चीज़ों को देखते हुए न्यूरो सर्जरी के रूटीन सर्जरीज जो नॉन इमरजेंसी या नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज हैं, उन्हें नहीं करना बेटर है, या उसको अभी करने में रिस्क ज़्यादा है। एंड सर इसी से एक जुड़ा सवाल कि जैसे कि जब कोविड आया और फर्स्ट वेव में सेकंड वेव में हमने देखा कि जो सर्जरीज हो रही हैं उसमें राइट, सर्जन्स भी एक अलग तरीके से सर्जरी कर रहे हैं विद राइट, स्पेशल मास्क करेक्ट, एंड कुछ करेक्ट, जेट सूट टाइप का राइट, राइट। मास्क। उसके भी बहुत चैलेंजेस रहते होंगे आप लोगों को, हेडेक होना पोस्ट सर्जरी क्योंकि इतनी यस, लंबी सर्जरीज होती हैं। यस। सो बेसिकली जब हमारा शुरू लास्ट ईयर, जब अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन हुआ था, जी और जी हमने जब सर्जरीज, और तब टेस्टिंग भी नहीं होती थी, तब टेस्टिंग भी नहीं तो होती। बिना जी टेस्टिंग के जब हम सर्जरीज, तो हम पूरी पीपी किट्स पहनते थे, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं थे। सो बहुत टफ था हमारे लिए, 6 घंटे 7 घंटे वो किट पहन के काम करना। एसी नहीं चला सकते थे क्योंकि एसी वाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो ओटी के राइट टेम्परेचर्स जो थे वो थोड़े हायर साइड थे। पीपी किट्स में वैसी गर्मी लगती थी, सफोकेशन होता था। सो हमारे लिए, हमारी नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये, और बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड था। अब टेस्टिंग होने के बाद थोड़ा सा हम लोग की रिक्वायरमेंट, जो पहले पीपी किट्स पहनते थे, हैजमेट सूट्स या, उनकी कम हो गई है, बट फिर सर। भी। मैं हाँ, बीच में आपको इंटरप्ट करना हाँ, चाहूंगा कि आप हाँ, जोड़ सकें कि राइट, आप दर्शकों को ये बताइए कि पीपी किट पहनना कितना डिफिकल्ट है और उसके साथ पूरा प्रोसीजर करना, उसमें आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप राइट, अगर इमरजेंसीज आ रहे हैं तो फोन अटेंड नहीं कर सकते, तो राइट, बहुत राइट, सारी चैलेंजेस हैं। तो राइट, आप दर्शकों को ये बताएं जिससे वो और डॉक्टरों के प्रति उनका आदर बढ़े और राइट, रिस्पेक्ट करें कि वो राइट, बहुत टफ सिचुएशन में पेशेंट को सर्व कर रहे हैं। राइट। देखिए, पीपी किट बेसिकली है जिसमें कि आपका आउटसाइड एयर के साथ कांटेक्ट पूरी तरह से उसको बैरियर आ जाता है, ठीक है। जी जी पीपी किट ऐसा होता है कि पहले हम इनर सूट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग गाउन पहनते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग ये पीपी किट पहनते हैं। जी पीपी किट जो होता है, इट डजंट अलाउ एयर टू ट्रांसफर राइट थ्रू द गाउन। सो इसी वजह से पूरा ये पैक होता है, सर में भी पैक होता है, मास्क होता है, और फिर हम लोग हेलमेट पहनते हैं या गॉगल्स पहनते हैं। गॉगल्स पहन। तो एक जी प्रकार से, जो भले ही एसी चल रहा हो बाहर, अंदर जो है देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एयर। तो इस वजह से अंदर टेम्परेचर्स जो है वो बिल्डअप होने लगते हैं, आपके बॉडी हीट, और आप काम कर रहे हैं तो स्वेटिंग होता है। सो बाय द एंड ऑफ 8 to 10 आवर्स इट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग। दूसरा ओके कि जब आप अगर कोविड सेंटर में हैं जहाँ पे आप पेशेंट्स का केयर ले रहे हैं,
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बैठ जाएं, मास्क उतार लें, चाय पी लें, पानी पी लें, नहीं, क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट जो है दैट इज़ अ कोविड एनवायरनमेंट। राइट। तो वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर्स जो कोविड सेंटर में हैं, नर्सेज, 8-8 12-12 घंटे विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, बिना पानी पिए, बिना कोई ब्रेक लिए, बिना बैठे वो काम करते हैं। और तीसरा जो सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड होता है वो किट को निकालना, जो पीपी किट पहनते हैं। जी देखा गया है कि सबसे ज़्यादा रिस्क इन्फेक्शन होने का कोविड जो हेल्थ केयर वर्कर्स में है, वो होता है जब हम पीपी किट को निकालते हैं, क्योंकि उसे निकालते समय देयर इज़ जो वायरस जो ड्रेस पे चिपका स्प्लैशेस होता है, हाँ, या तो कुछ वो, हुआ है जी। हाँ, अगर उसको बहुत केयरफुली नहीं निकाला गया किट को, तो वायरस जो है आपको ही कंटामिनेट करता है। सो अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल चैलेंज, एक और इशू मेन रहता है मेंटल चैलेंज, क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्थ केयर वर्कर्स को वापस अपने घर जाना है। उनके घर में उनके रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स रहते हैं। तो एक हमेशा वो डर बना रहता है कि हम वापस घर जा रहे हैं, कहीं हमसे हमारे बच्चों को या पेरेंट्स को ना हो जाए। तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मेंटल प्रेशर। सो यस, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी स्ट्रेसफुल। मेरे ख्याल से ये मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी डॉक्टर से मिलें, तो उसे हमेशा थैंक यू ज़रूर बोलें कि वो इस कोविड की सिचुएशन में और वैसे भी इतनी टफ सिचुएशंस में सर्जरीज़ कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो आपको पहले थैंक यू एंड Like, उसके बाद like, so I think that is all right. I mean, I feel कि as doctors and nurses, as healthcare workers, ये हमारी ड्यूटी है. But what I would say more than this is कि जो लोग हैं, जी, they should follow all the COVID protocols. राइट, राइट, Unfortunately, I see educated people, well-to-do, समझदार लोग भी समझदारी नहीं बरतते हैं। बरतते हैं। जी, एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से, एक्शंस की वजह से, उनके या उनके रिश्तेदारों या फ्रेंड्स या किसी को ये वायरस ऐसे ही तो फैला है। सो राइट। रादर देन थैंकिंग अस, आई वुड सजेस्ट कि दे शुड फॉलो दीज प्रोटोकॉल्स। एंड अगर ये प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो करें तो इनडायरेक्टली हमें बहुत बड़ा थैंक मिलेगा, बिकॉज वायरस का लोड कम होगा, पैंडमिक में जो हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं रोज इंडिया में, वो कम होंगे। वो जैसे कि कहा गया है डॉक्टर्स के द्वारा कि हम तो चाहते ही हैं कि हमारे पास एक भी मरीज़ ना आए और दुनिया करेक्ट, में करेक्ट, बीमारी फैले ही ना। ऑब्वियसली, obviously that is what we feel. It is very stressful and very difficult to see young patients, elderly patients, staying alone in the COVID centers and going through this process. राइट। सर अगला सवाल, जब अभी देखा जा रहा है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर Right, के right, वर्षों वाले लोगों को भी correct, वैक्सीन लग रही है और उन right, जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन के लिए correct, अप्रूव्ड हैं। सो इसमें न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स क्या right, वैक्सीन लेना उनके लिए सेफ है? एक बड़ा right, क्वेश्चन right. Yeah, बनता है that's हम। a very good question and every day I get many calls कि क्या हम सर वैक्सीन ले सकते हैं। ओके, सो मेरा ये ओके, कहना है, जो भी सुन रहे हैं, कि बिल्कुल निसंकोच होके वैक्सीन लेना है। और ओके। ये प्रूव हो गया है कि वैक्सीन से ही हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इजराइल का एग्जांपल लीजिए, आप यूएसए का एग्जांपल लीजिए। यूएसए जिसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी जब हम लॉकडाउन में थे पिछले जी, साल, जी, जी। यूनाइटेड किंगडम को लीजिए, जो कंट्रीज़ ने वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पेटस दिया है, राइट, उनकी कंडीशन आज बहुत अच्छी है। सो सो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स का है, सब पेशेंट्स वैक्सीनेशन ले सकते हैं। एक दो कंडीशंस हैं जिनमें उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। एक, कि तुरंत सर्जरी के बाद हम वैक्सीनेशन नहीं एडवाइस करते हैं, ठीक है। दूसरा, राइट, अगर सर्जरी प्लान्ड है तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 10 टू 15 डेज पहले वैक्सीनेशन हुई हो। ऑफ कोर्स इमरजेंसी सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट, बट मैं राइट, इलेक्टिव या रूटीन सर्जरीज की बात कर रहा हूँ। राइट, राइट। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि हमारी रेडिएशन थेरेपी चल रही है जिनको ब्रेन कैंसर होता जी, है, जी, जी। तो उनमें भी वैक्सीनेशन लिया जा सकता है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। चौथा आता है कीमोथेरेपी के समय, कि क्या हम कीमोथेरेपी के समय वैक्सीनेशन ले सकते हैं, वैक्सीनेशन ब्रेन, लाइक हाँ, जी, जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। तो जी, उसमें हम ये सलाह देते हैं कि वैसे भी जो पेशेंट्स ब्रेन ट्यूमर के कीमोथेरेपी लेते हैं,
उनमें हम एक रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। सो उसमें हीमोग्लोबिन जी देखा जाता है, प्लेटलेट काउंट्स देखा जाता है और टोटल जी ल्यूकोसाइट काउंट देखा जाता है। बहुत सिंपल टेस्ट है, ओके 200 रुपये ओके में हो जाता है। इसे हम जी हर महीने करते हैं। जी सो जो भी पेशेंट ये कीमोथेरेपी ले रहे हों और अगर उन्हें वैक्सीनेशन का टाइम आया है उनका, जी तो ये जी ब्लड टेस्ट करके अपने डॉक्टर्स से सलाह लेके अगर ये ब्लड टेस्ट में सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो जी वैक्सीनेशन लिया जा सकता है। ओके तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें वैक्सीनेशन न्यूरोसर्जिकल पेशेंट में मना हो। जैसा मैंने बोला, एक दो कंडीशंस में हमें थोड़ा सा उसे आगे या पीछे करना पड़ सकता है या ब्लड टेस्ट करके हमें राइट। चेक करना पड़ सकता है। सर मैं बात दोहरा रहा हूँ बट राइट, ब्रेन ट्यूमर्स, हेड इंजरी या फिर स्पाइन सर्जरी वाले पेशेंट्स हैं, राइट, वो भी जो पुराने पेशेंट्स हैं वो ले सकते हैं जैसा कि आपने कहा। राइट, बिल्कुल। सो अगेन इसको भी मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूँगा। जी जी चाहे बिल्कुल। सो जिनकी बहुत सालों पहले भी सर्जरी हुई हो वो भी निसंकोच ले सकते हैं। जिनकी महीनों पहले भी सर्जरी हुई हो या जिन्हें हेड इंजरी हुई हो, भले ही उनकी सर्जरी ना हुई हो, बिना जी सर्जरी के वो ठीक हुए हों, वो भी निसंकोच ले सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन न्यूरोसर्जिकल कंडीशन नहीं है जिसमें हम ये कहते हैं पेशेंट्स को कि आप वैक्सीनेशन मत लीजिए। राइट राइट तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन लेना बहुत आवश्यक है। जी और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जब लें तो अपनी रूटीन दवाइयाँ जो चल रही हैं उसे ना रोकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, जी और एक और सवाल पूछा जाता है काफ़ी बार कि क्या हमारी दवाइयों का वैक्सीनेशन से रिएक्शन हो सकता है? कोई रिएक्शन नहीं है। ये दवाइयाँ जो हैं ये चलती रहनी चाहिए। इसकी आपको एक भी डोज़, कभी-कभार पेशेंट पूछते हैं कि साहब आज वैक्सीनेशन है, तो आज हम दवाई स्किप करके जाएँगे या अरे खाली पी जाएँगे। तो वो जी बिल्कुल ना करें। आप दवाइयाँ प्रॉपर लेके जो भी आपकी टाइमिंग है, डोज़िंग है, वो लेके ही जाएँ जी और फिर आप वैक्सीनेशन कराएँ और इनका कोई इंटरैक्शन नहीं है। यस, कभी-कभार वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है, तो उसके लिए हम क्रोसिन का सजेशन देते हैं, क्योंकि अगर तेज़ बुखार आता है तो कभी-कभार ब्रेन के पेशेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। जी अगर वैक्सीनेशन लिया है और उसके कुछ घंटों बाद या 1-2 दिन बाद फीवर आता है, तो तुरंत क्रोसिन लेके आप उसको कंट्रोल करिए। सर, क्योंकि आपने दवाइयों की बात कही तो राइट। इस एक जुड़ा प्रश्न जो कि काफी न्यूरो सर्जिकल पेशेंट्स में आता है कि अगर उन्हें कोविड हो गया तो हुँ, क्या वो ऑटो इम्यून दवाइयां, मतलब इम्यून मॉडरेटर दवाइयां जैसे आइवरमेक्टिन बहुत हुँ, पॉपुलर आजकल हो गई है, तो क्या उन्हें नॉर्मल कोविड की जो रूटीन दवाइयां हैं हुँ, एडवाइस वो लेना सेफ है उनके लिए या वो ले सकते हैं? राइट। देखिए आपने अभी जो नाम लिया है आइवरमेक्टिन दवाई का, जी क्योंकि आपने स्पेसिफिकली नाम लिया है, फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे जो कोविड के स्पेशलिस्ट हैं, उनके हिसाब से आइवरमेक्टिन का कोई रोल नहीं है। मैं बिल्कुल कहने ही हाँ, आप बाद में कहने हाँ, वाला हाँ। हूं। प्लीज़ क्या हो रहा है आजकल कि क्योंकि स्पेशलिस्ट इतना बिज़ी हैं कोविड के पेशेंट्स ट्रीट करने में, कि राइट जनरली कोई भी पेशेंट अगर डायग्नोस होता है कोविड लेके और घर में है, अगर वो होम आइसोलेशन में है, तो व्हाट्सएप पे जो कंसल्टेशंस चल रही हैं, किसी फ्रेंड को किसी डॉक्टर ने भेजा हो, राइट किसी राइट फ्रेंड को उसके फ्रेंड ने भेजा हो, वही कंसल्टेशन हमारे पास आ जाती है एज़ अ पेशेंट। और राइट उसमें ये 3-4 दवाइयाँ होती हैं, फैबीफ्लू होती है, बिल्कुल आइवरमेक्टिन होती है और स्टेरॉइड्स होती हैं और बहुत सारी। टू बी फ्रैंक, जैसे कि आपने अभी पेपरों में भी पढ़ा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में, दैनिक भास्कर में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जी जी और एम्स के डायरेक्टर का भी अभी 2 दिन पहले ही आर्टिकल आया था जी कि मेजॉरिटी पेशेंट्स, 85 टू 90% पेशेंट्स डोंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक मेडिसिन्स, दे जस्ट रिक्वायर सपोर्टिव मेडिसिन्स अब इंस्टेड ऑफ सिम्टोमेटिक फीवर, ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जी जहाँ तक दूसरा सवाल है कोविड की स्पेसिफिक मेडिसिन, तो देखिए कोविड की जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो रेमडेसिविर है। जी उनका ऐसा कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं है, बट ऑफ कोर्स वो हम घर की सेटिंग में नहीं देते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में ही देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे है ये भी। जी हाँ, हाँ, यस। और हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पहले ब्रेन सर्जरीज़ हो चुकी हैं और अब उन्हें कोविड हो गया है। जी सर्जरीज़ जी काफ़ी महीनों पहले हुई हैं, जी तो उन्हें सेफली रेमडेसिविर दी गई है। उनकी पुरानी दवाइयाँ जो चल रही थी वो भी चल रही हैं। उसके अच्छा साथ भी उनको रेमडेसिविर दी गई है और कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता है। जी जी जहाँ तक स्पेसिफिक अगर हम ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स का देखें,
तो अगेन उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या कोई मनाही नहीं है। मना ही नहीं। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, रेमडेसिविर दे सकते हैं, जो कि मेन 2 दवाइयां हैं, जी या एंटीकोएगुलेंट्स जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है, ये भी दे सकते हैं। जी 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 जी। सर अगला सवाल, आपने ब्रेन ट्यूमर का मेंशन किया, तो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स को रेडियो थेरेपी एडवाइस की जाती है, तो राइट, क्या वो इस कोविड वेव में लेना सेफ है कि उसे भी डिले किया जा सकता है कुछ राइट, दिनों से या महीनों से? राइट। देखिए, रेडियोथेरेपी उन पेशेंट्स में दी जाती है जिन्हें ब्रेन कैंसर हो। अच्छा ठीक जी है। नाउ रिकमेंडेशन इज कि किसी भी ब्रेन कैंसर की जब सर्जरी होती है और अगर फाइनल रिपोर्ट में ब्रेन कैंसर आता है, जी। उसे 4 हफ्तों के अंदर रेडिएशन शुरू हो जाना चाहिए। राइट। सो कोविड के चलते हम रेडिएशन को डिले नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत हमारे इम्पोर्टेंट। लोगों के हाँ, लिए। जी हाँ। सो रेडिएशन को समय पे लेना बहुत आवश्यक है। ऑफ कोर्स रेडिएशन लेने के चैलेंजेस हैं, क्योंकि रेडिएशन का कोर्स जो होता है वो 1-2 दिन का नहीं होता है, वो 1.5 महीने का कोर्स होता है जनरली। जी और उसमें डेली पेशेंट्स को आना होता है, और ऑफ कोर्स पेशेंट आएंगे तो उनके साथ रिलेटिव भी आएंगे, और जब दोनों आएंगे तो वो अस्पताल में ही आएंगे, क्योंकि रेडिएशन तो हॉस्पिटल में ही होती है। जी। तो देयर इज डेफिनेटली अ रिस्क ऑफ एक्सपोजर। ओके ओके। हाँ, सो पेशेंट्स को एक्सपोजर का रिस्क रहता है, बट काफ़ी बार हमें रिस्क एंड बेनिफिट्स को देखना होता है। और रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग रेडिएशन, अगर आप रेडिएशन को डिले करते हैं, उसमें जो जोखिम है वो कहीं गुना ज़्यादा है। जी ठीक है, तो रेडिएशन को डिले नहीं करना है, बट रेडिएशन के लिए जब भी पेशेंट आते हैं तो उन्हें प्रॉपर प्रिकॉशन लेके आना है, उनके रिलेटिव को भी प्रिकॉशन लेके आना है। दूसरा, आजकल रेडिएशन सेंटर्स सिर्फ पेशेंट को एक स्पेसिफिक टाइम पे बुलाते हैं, और जी। सिर्फ रिलेटिव और सिर्फ पेशेंट को अंदर सेंटर में अलाउ करते हैं। ये ओके सब ओके। सेफ्टी के लिए है, ताकि अंदर भीड़ ना हो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कोविड, अगर भीड़ है तो कोविड एकदम से कोविड फैलता है, आग की फैलता तरह फैलता है। है। जी सो रेडिएशन अगर रिकमेंडेड है तो इसको डिले नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जी जो हमने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी बार पेशेंट अस्पताल में तो सारी प्रिकॉशन लेते हैं, या रिलेटिव्स अस्पताल में तो पूरे प्रिकॉशन लेते हैं, जी बट जैसे ही वो अस्पताल छोड़ते हैं, वो अपने सारे प्रिकॉशंस या सारी जो कोविड की जो सावधानियां हैं वो सब भूल जाते हैं। घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, शादी में अटेंड कर रहे हैं, जी तो जी ये पेशेंट्स जो रेडिएशन लेने वाले हैं और उनका रेडिएशन 1.5 महीना चलेगा, इन्हें घर में भी एक प्रकार से पूरा सिक्योर एरिया में रखना ज़रूरी है, और इनके रिलेटिव्स को भी अपने आप जी। को रिस्ट्रिक्ट करना है। राइट इसे राइट। हम आजकल, आपने सुना होगा, बायो बबल कहते हैं। जी आपने क्रिकेटर्स का देखा होगा कि दे आर स्टेइंग इन अ बायो बबल। तो जी बायो जी बबल क्या है कि उनके साथ, पेशेंट के साथ जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी अपने आप को एक रिस्ट्रिक्ट कर दें मूवमेंट और मिलना, ताकि जी अगर वो किसी से अननेसेसरी मिलते हैं और उन्हें कोविड होता है, या वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, जी अगर वो जी पेशेंट को पास करते हैं, और जी। अगर पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली कोविड हो जाता है, तो रेडिएशन उनका रुक जाएगा। राइट राइट। और रेडिएशन अगर रुक गया तो ट्रीटमेंट जो है वो सही समय पे नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से वो हानिकारक होगा। सो ये बहुत असेंशियल है कि रेडिएशन लेते समय पेशेंट और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखना होता है, और ये समय 1.5 महीने के आसपास होता है। जी जी। सर अगला इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कोविड पेशेंट में देखी जा रही है? राइट, यस। सो मैं 2 कंडीशंस बताना चाहूँगा जो कॉमन है। एक है जी। स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज, ओके जिसे हम कॉर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। आपने ओके। सुना होगा कि वैक्सीनेशन में भी कुछ पेशेंट्स को ब्रेन क्लॉटिंग हुई है, जिसकी वजह से कुछ जी जी वैक्सीन को स्टॉप किया गया है। जी जी इस जी प्रकार कोविड के पेशेंट्स, जब वो कोविड के दौरान, या कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है और डिलेड इफेक्ट ऑफ कोविड, उनकी ओके। ब्रेन की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया हो। जी 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 तो एक तो ये है। दूसरा जो कंडीशन सॉरी दूसरा जो कंडीशन हमने देखा है जी वो जी। है नसों में कमजोरी आना, जिसे हम गुलन बारी सिंड्रोम कहते हैं।
सो ओके ये गुलन बारी सिंड्रोम एक ऐसी इलनेस है जिसमें कि पैरों में या हाथों में पैरालिसिस हो जाता है, और ओके ये किसी भी वायरल इलनेस के बाद हो सकता है, और ये ओके कोविड के बाद ही देखा जा रहा है। जी और जी अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं है कि कोविड के दौरान ही, ये कभी कभार कोविड के कुछ हफ्तों महीनों बाद भी ये देखा जा रहा है। सो ये दो एक मेजर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो हम कोविड के बाद देख रहे हैं, और इसकी वजह से भी हमें काफ़ी डायग्नोस्टिक इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभार पेशेंट अगर कोविड रहते होते हैं तो उनका मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता और है। डिफरेंट। और अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें मुश्किल हो जाती हैं कि राइट स्कैन्स नहीं हो पा रहे हैं कोविड सेंटर में, राइट तो राइट राइट शिफ्टिंग एंड इसमें पेशेंट को भी दिक्कत होती है और जो मेडिकल स्टाफ है उनको भी काफी चैलेंजेस फेस कर रहे एक्चुअली हैं। क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स रिक्वायर अ डेडिकेटेड एंड अ सेपरेट नर्सिंग, ओके और कोविड सेंटर्स में जो नर्सिंग होती है वो दे आर मोर फोकस्ड ऑन कोविड केयर। राइट राइट एंड जी दूसरा चैलेंज आता है एक्सेस ऑफ डॉक्टर्स टू द पेशेंट। जैसे हम लोग अगर कोविड सेंटर के अंदर जाना चाहते हैं ना, उसमें हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि दिन में 2 बार 3 बार जा रहे हैं। अनलाइक कि नॉन कोविड पेशेंट्स में हम रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं, सुबह देख लिया, दोपहर में देख लिया, शाम को देख लिया, तो हमें राइट ट्रेंड पता रहता है। बट कोविड सेंटर्स में बिकॉज ऑफ द इलनेस और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। सो बहुत ओके चैलेंजिंग हो जाता है कोविड सेंटर में न्यूरोलॉजिकल पेशेंट को मैनेज करना। ओके सर, एक अभी चर्चा व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आई, प्रोन वेंटिलेशन की बात। राइट सो राइट इसमें एडवाइस किया जा रहा है कि नॉर्मल लोग भी या कोविड पेशेंट भी प्रोन पोजीशन पे फॉलो राइट करें, उससे उनकी लंग में ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, और राइट वो बात कही जा रही है। तो एक स्पेसिफिक सवाल न्यूरो सर्जरी का ये राइट है कि राइट न्यूरो सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं या राइट न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, वो क्या ये फॉलो कर सकते हैं चीज, और अगर कर सकते हैं तो कितनी देर तक करना चाहिए उनको? राइट। तो देखिए, अगर हम दो पार्ट्स में देखेंगे, ब्रेन एंड स्पाइन, तो जी स्पाइन के पेशेंट्स तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट कमिंग टू ब्रेन, मेजॉरिटी ब्रेन के पेशेंट्स, चाहे वो प्रीवियस सर्जरीज हो चुकी हों या अभी रिसेंट सर्जरी हुई हो, वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके एक सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे कि किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है और उसको प्रेशर इफेक्ट्स हैं, जैसे रेज जी जिसको हम रेज्ड आईसीपी या प्रेशर इफेक्ट कहते हैं, जी जी उनमें ये जी एडवाइजेबल नहीं रहता है। ओके 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 अदरवाइज ऑल अदर पेशेंट्स कैन फॉलो इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके सर, इसी से एक जुड़ा छोटा सा सवाल कि क्या यही पेशेंट्स थोड़ी डीप ब्रीदिंग भी फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन जाती है। तो क्या राइट। अगर बहुत डीप ब्रीदिंग करेंगे तो कुछ उनको ऐसे लोगों को शक रहते हैं कि हम एकदम ज्यादा तेज सांस नहीं ले सकते, या हाइपर वेंटिलेशन अगर आपका जो टर्म है, राइट। कि वो मना करते हैं? करेक्ट। जी सो देखिए, डीप ब्रीदिंग इज एक्सेप्टेबल। जी नाउ जी अगेन, जिन पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर है और उनको हेडेक है या वॉमिटिंग है, जी जी उसमें हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, ओके ओके क्योंकि उसमें प्रेशर इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। जहाँ राइट तक तेज सांस लेनी है, तेजी से जैसे सांस लेते हैं, जी 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 तो अगेन कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे जिनकी सर्जरी हुई हो, रिसेंट सर्जरी हुई हो, उनमें जी हम एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कभी कभार जो सीएचएफ होता है, जो फ्लूइड होता है ब्रेन के अराउंड, जी वो जी लीक होने का चांस रहता है। ओके ओके सो स्पाइन के पेशेंट्स कर सकते हैं, ब्रेन के मेजॉरिटी पेशेंट्स कर सकते हैं। रिसेंट सर्जरी अगर हुई है या प्रेशर इफेक्ट है, तो उसमें ये अवॉइड किया जाता है। किया जा सकता। हम्म, सर, एक आखिरी सवाल, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, कि जैसे अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है लॉकडाउन में, और राइट कोविड वेव, ये सेकेंड वेव है, तो राइट इसमें जो सर्जरी के पहले पेशेंट्स हैं जिनकी मार्च 2020 में सर्जरी हुई, तो वो राइट तब से पहले उनको अपनी सर्जरी के कारण एहतियात बरतनी पड़ रही थी, और राइट अब कोविड की वेव आ गई है तो उनको डबल एहतियात बरतनी पड़ रही करेक्ट है। तो करेक्ट वो घर में रह रहे के, मेरा ऐसा मानना है कि उनमें एक अजीब सी नेगेटिविटी या कुछ राइट ऐसी चीजें हो रही हैं कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो वो राइट अपने आप को कैसे पंप अप रख सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं? राइट। देखिए, ये एक जनरल सवाल है, एंड आई थिंक जी प्रोबेबली ये प्रॉब्लम
चाहे न्यूरोसर्जिकल पेशेंट हो या नॉर्मल इंसान हो, जी बट जी अगर उसे कोविड का डर हो तो ये फेस कर रहे हैं. सो जी आई थिंक कोविड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिजिकल इलनेस इज आल्सो बिकमिंग अ साइकोलॉजिकल इलनेस. राइट राइट नाउ उसका यही तरीका है कि दो तीन चीज़ें हैं. एक कि अगर आप पेशेंट हैं, आपका रीसेंट सर्जरी हुई है, तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ टच में रहिए, उनकी टीम के साथ टच में रहिए, राइट क्योंकि हर कोई भी छोटा सिम्टम आता है तो डर आ जाता है कि कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया. जी जी दूसरा, देर आर लॉट ऑफ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स. पेशेंट सपोर्ट ग्रुप ओके अवेलेबल हैं, तो आप ओके उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि जब पेशेंट आपको पता चलता है कि हमारे जैसे और भी 50-100 पेशेंट्स हैं, तो आपको एक हिम्मत आती है कि हाँ, हमारे जैसे और भी हैं, और जी एक जी ग्रुप बन जाता है और सब एक दूसरे से सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं. जी जी थर्ड कि नेगेटिविटी से दूर रहने का सबसे इम्पॉर्टेंट वे है कि जो हम आजकल सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में हम देख रहे हैं, अभी सिर्फ कोविड के अलावा कोई न्यूज़ नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ नेगेटिव न्यूज़. सो राइट राइट हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप न्यूज़ देखिए, मे बी वंस इन अ डे देखिए. बियॉन्ड दैट उसको आप मत ध्यान दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है. एंड फोर्थ, ऑफ कोर्स, हमारे खुद इंडियन कल्चर में योगा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो उसे आप अपनाने की कोशिश करिए. एंड आई थिंक ये फेज़ बहुत क्रिटिकल है, और हमें सबको ही मिलजुल के इसे फेस करना है, स्पेशली सेकेंड वेव. जी जी एंड आई एम श्योर कि अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं अपने भी और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, तो आई थिंक हमें कोई डरने की बात नहीं है. एंड वैक्सीनेशन, जी वैक्सीनेशन अगर हम लेते हैं तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है. कहीं कभी ना कभी ये सूनर ये नीचे आ जाएगा. सो एंड ऑफ कोर्स ये हम सब के लिए चैलेंज है. ये पहले किसी ने भी ऐसी भयानक परिस्थिति का सामना नहीं किया है, बट जब ऐसे कठिन परिस्थिति आती है तो हमें ही जी अपनी हिम्मत बढ़ाकर हमें इसको फेस करना है. और बहुत जी सिंपल तरीका है. अपने रिश्तेदारों, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो कॉल्स कर सकते हैं. जी 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 So stay in touch with your friends, with your relatives. अभी कल ही जी हमारे स्कूल फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, तो ओके उन्होंने एक वीडियो कॉल किया. हम लोग हर महीने करते हैं. क्या सो बात जी ऑस्ट्रेलिया में है, एक लंदन में है, एक जी इंडिया के किसी और शहर में है, बैंगलोर जी में है, यूएस में है. तो जब आपको अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों से आप फेस टू फेस बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी जो है वो अपने आप दूर हो जाती है. जी। सर मैं बढ़ाना नहीं चाहूँगा बट इससे राइट. जुड़ा सवाल राइट. कि जो न्यूरो पेशेंट्स हैं, आपने इतनी सारी सर्जरीज़ करी, इतने पेशेंट्स राइट. देखे। अगर राइट. आप 1 या 2 पेशेंट्स की कुछ पॉज़िटिव जर्नी शेयर करना चाहें कि वो उनको सर्जरी के बाद कोविड भी हुआ और उससे बहुत अच्छे से वो रिकवर हुए और राइट. क्योंकि उनका पॉज़िटिव एटीट्यूड था, राइट अप्रोच थी, राइट. डॉक्टर पे बिलीव होना एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट. बात है। राइट. राइट. तो एक आध स्टोरी अगर आप शेयर कर पाएँ यस. छोटी-सी? सो जी, एक है पेशेंट, इनफैक्ट उनको अभी 3 दिन पहले ही हमने कोविड सेंटर से वापस शिफ्ट किया है मेन हॉस्पिटल ओके। में, नॉन जी, कोविड जी, सेंटर में. सो जी, इनको ब्रेन ट्यूमर था, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, ओके, और इनकी हम सर्जरी बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर पा रहे थे. तो ऑफ कोर्स ये कोविड की जो सेकेंड वेव आई है, इसके बहुत ही अर्ली फेज में था. मतलब भोपाल में इसका इफेक्ट अभी नहीं आया था, उस समय हमने जी, ऑपरेट किया था. जी, जी, एंड अनफॉर्चुनेटली 10वें दिन उनको फीवर आया, और जब हमने कोविड टेस्ट किया तो शी केम एज पॉजिटिव. ओके, तो फिर वी हैड टू शिफ्ट हर. बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि पेशेंट, उनके फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने पूरा हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखा. हमने भी जो भी हम, क्योंकि बेड्स की क्राइसिस होने की वजह से चैलेंजिंग रहता है बेड जी, अरेंज करना जी, किसी भी कोविड सेंटर में. बट राइट, हमारी डॉक्टर्स की टीम, हॉस्पिटल की टीम, मैनेजमेंट ने पूरी तरह से हमें सहयोग दे के बेड अरेंज किया. एंड जी, देन जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट फैमिली, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों ने. सो द फैमिली भी अंडरस्टैंडिंग थी कि यस, ये कोविड का समय है, इसमें कोविड कभी भी हो सकता है. और हम लोगों की भी जी, अंडरस्टैंडिंग थी कि यस, हमें इससे अ, अगर हो गया है तो इससे हमें फाइट करना है, ये नहीं जी, कि हम पीछे हट जाएं.
जी एंड जी लकीली आई वुड से कि पेशेंट की पॉजिटिविटी, फैमिली की पॉजिटिविटी और हमारे कोविड सेंटर में डॉक्टर्स की टीम के एफर्ट से पेशेंट इज नाउ कोविड नेगेटिव एंड नाउ शी इज वाह बैक वाह to our hospital and patient is very positive. She is very happy. She says कि अगर ये होना है तो होना है, but हमें राइट। तो करना है. तो she fought it, the family fought it, and maybe in 2-3 days हम उन्हें discharge भी करेंगे. जैसा So कि आप जी हाँ, जी बोलिए बोलिए what I सर। mean to say is कि in this pandemic there can be many ups and downs and बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं पेशेंट के लिए भी और उनके रिलेटिव्स के लिए भी. बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम एज डॉक्टर्स एंड पेशेंट एंड देयर फैमिली इसको कैसे इससे लड़ते कैसे हैं, इसको कैसे एड्रेस करते हैं. जी एंड आई जी थिंक इस समय में हमें पॉजिटिव होके ही इसे एड्रेस करना है, अपनी पूरी ताकत लगा के इसे फाइट करना है और छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही हमें आगे बढ़ना है. सो राइट राइट। सो दिस इज हाउ आई वुड सजेस्ट कि हम सबको आगे बढ़ना है. जी, जैसा कि आपने कहा था, तो एक पुरानी कहावत है कि चिंता वाकी कीजिए, अनहोनी सो होए। राइट अनहोनी होनी नहीं, होनी ही सो होए। राइट सो जो अनहोनी तो होगी नहीं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो वी हैव टू बी जी, पॉजिटिव एंड जी, देखिए हम न्यूज़ में जो पढ़ते हैं प्रोबेबली वो ऑफ कोर्स वो नहीं होना हाँ, चाहिए किसी के साथ भी, बट इट इज़ हैपनिंग इन 1 or 2% ऑफ द जी, पेशेंट. जी, जी, बट आई वुड से 90-95% पेशेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुली कोविड से रिकवर हो रहे हैं, चाहे वो न्यूरोसर्जिकल पेशेंट हो या जी, नॉर्मल पेशेंट्स हो. सो जी, हमें पॉजिटिव ही रहना है और हमें इससे लड़ना है, यही एक रास्ता है. हमें जी, निराश नहीं होना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें किसी भी एंगल से अपनी तरफ से कोई लड़ाई में कमी नहीं छोड़नी है. जी, जी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से हम लोगों के लिए टाइम निकाला एंड थैंक यू हम सो मच. बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने न्यूरो पेशेंट्स और जनरल भी जो हमारे दर्शक हैं, राइट उनको एक राहत की सांस मिली होगी, मैं तो कहना चाहूँगा, ये सब जान के राइट एंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। राइट थैंक यू थैंक यू सो मच. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जी, जो पेशेंट्स हमारा एक ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप है जी, जिसकी वेबसाइट है btsgfoundation.in. ओके, एंड जो जी, भी ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स इस मुश्किल समय में कोई सपोर्ट उन्हें चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जी, जी, हमारे जी, काउंसलर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं. ऑफ कोर्स ओके, फिजिकली तो अभी नहीं मिल सकते हैं, बट ऑनलाइन दे कैन प्रोवाइड काउंसलिंग. एंड आई रिक्वेस्ट कि सब लोग सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करें और जितना हो सके घर में ही रहें, बाहर ना निकलें. जी, एंड बट समय जो भी आपके डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हो, जो ट्रीटमेंट है वो प्लीज़ उसको जी, प्रॉपरली फॉलो करें. थैंक यू जी। सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।